तेज आवाज में इंस्पेक्टर विनय की ओर देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है इंस्पेक्टर, ये किसका काम हो सकता है? ये जरूर किसी सीरियल किलर का काम होगा। नहीं इंस्पेक्टर, ये किसी इंसान का काम नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस तरह के कत्ल शायद और भी होंगे। हाँ, यह आखिरी कत्ल नहीं है। इंस्पेक्टर, अगर इसे नहीं रोका गया तो वो इस पूरे हिमाचल प्रदेश में कहर ढा देगी। साधु की बात सुनकर इंस्पेक्टर विनय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बोला, अपनी बकवास बंद कर जाहिल साधु, और जा यहां से। अरे मूर्ख, आज तुझे मेरी बात बकवास लग रही है, लेकिन याद रखना, एक दिन तुझे मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। न जाने अभी और कितने ऐसे ही मरेंगे, वो ऐसे ही शांत नहीं बैठेगी। इतना कहकर साधु वहां से निकल गया। कुछ ही देर में अक्षय की सरकटी लाश वहां से हटा दी गई। दूसरी तरफ रिचर्ड पैलेस में सुबह के 11 बज चुके थे। ऋषि और पूजा कमरे में टहल रहे थे कि तभी हाथ में ट्रे लिए हुए साक्षी उनके सामने हाजिर हो गई। उन दोनों ने देखा उसमें नाश्ता और गर्मा गर्म कॉफी थी। ये नाश्ता तुम्हें कहां से मिल गया? हम तो बाहर जाके होटल में खाने वाले थे ना। बाहर जाना बेकार है यार, मौसम बहुत खराब है और देखो बारिश भी कितनी हो रही है। लेकिन ये नाश्ता, मैं सुबह से टहल रही हूँ, किचन में अंडा, दूध, ब्रेड सब कुछ था तो मैंने यूज कर लिया। आखिर हमने अच्छे खासे पैसे दिए हैं यार। हाँ वो भी है। वैसे 11 बज चुके हैं, राहुल उठा नहीं सोकर? पता नहीं, जब मैं सोकर उठी तो वो वहाँ पर था ही नहीं। हो सकता है कहीं घूमने गया हो और अब बारिश इतनी हो रही है कहीं फंस गया होगा। चलो देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज का मौसम कैसा रहेगा। इतना कहकर ऋषि ने रिमोट से टीवी ऑन कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना में लोकप्रिय रेस्टोरेंट मालिक अक्षय अपने रेस्टोरेंट में मृत पाए गए। पुलिस संघर्ष मगर न्यूज देखकर उन तीनों की आंखों में चिंता के साए लहराने लगे। न्यूज में अक्षय के मर्डर की ही बात चल रही थी। तभी अचानक राहुल हाफता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। राहुल के माथे पर पसीना टपक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। राहुल की हालत देखकर वो तीनों घबरा गए। ऋषि ने तुरंत राहुल की ओर देखकर कहा, क्या हुआ राहुल? तू इतना घबराया हुआ सा क्यों है? और तू सुबह सुबह कहाँ गायब हो गया था? मेरे साथ चलो तुम तीनों, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर राहुल कमरे से बाहर निकल गया। ऋषि, पूजा और साक्षी भी राहुल के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही देर में राहुल उन तीनों को एक बड़े से रूम की तरफ ले गया। उन तीनों ने देखा कि उस रूम के अंदर सामने वाली दीवार पर एक बहुत पुराना लकड़ी का दरवाजा था। उस रूम के अंदर एक और रूम था। उसने उस रूम के दरवाजे को खोला और तीनों को अंदर आने का इशारा किया और वो तीनों दूसरे कमरे के अंदर चले गए। राहुल के लाइट ऑन करते ही उन तीनों ने देखा कि उस पूरे कमरे में तंत्र मंत्र का सामान बिखरा पड़ा था। उस कमरे के फर्श पर सालों पुराने खून के धब्बे भी मौजूद थे और उस कमरे की दीवार पर एक हाथ से बनी पेंटिंग लगी हुई थी। वो तस्वीर उसी लड़की की तस्वीर थी जिसे उन चारों ने कल हॉल में लगी पेंटिंग में देखा था। उन तीनों ने जब उस पेंटिंग को गौर से देखा, उस पर रिचर्ड नाम के सिग्नेचर थे और पेंटिंग पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था यक्षिणी। उस पेंटिंग के ठीक बगल में एक बड़ी सी टेबल पर एक बहुत पुरानी किताब रखी हुई थी। इस नजारे को देखकर ऋषि ने राहुल की ओर देखकर कहा, पर राहुल, तू इस कमरे में कैसे आया? क्या तूने नोट नहीं किया ऋषि? देख, ये पेंटिंग्स रिचर्ड नाम के व्यक्ति ने अपने हाथों से बनाई थी और ये उसी रिचर्ड का बनाया हुआ बंगला है। कहते हैं कि वो और उसकी पत्नी रहस्यमय हालत में गायब हो गए थे। हाँ, लेकिन हमें इस बात से क्या मतलब? वैसे भी इन अंग्रेजों का इतिहास तो हमेशा से काला ही रहा है। और आखिर तुझे इन सब चीजों में कब से इतनी दिलचस्पी होने लगी?
और तू इतना डर क्यों रहा है? क्योंकि साक्षी, ये पेंटिंग्स रिचर्ड ने सालों पहले बनाई थी। मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, अरे मगर यार, इस पेंटिंग में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा तो है यक्षिणी। ये किसी यक्षिणी नाम की लड़की की पेंटिंग है। तू समझ नहीं रहा है ऋषि। अरे यार, तू बोलना क्या चाह रहा है? देख, मेरे ख्याल से ये यक्षिणी बूढ़ी हो चुकी होगी और शायद अब तक मर भी चुकी होगी यार। यही तो मैं तुम सब लोगों को बताना चाहता हूँ। मैंने इस पेंटिंग वाली लड़की यानी यक्षिणी को अपनी आंखों से सुबह के वक्त इस बंगले में टहलते हुए देखा है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं यक्षिणी का पीछा करते करते यहाँ तक आया हूँ। भला मुझे कैसे पता इस बंगले के रूम के बारे में? और तुम सब इस पुरानी किताब को देख रहे हो? इसमें अजीबोगरीब भाषा में कुछ मंत्र जैसे लिखे हुए हैं और फर्श पर ये खून के धब्बे देखो कितने पुराने हैं। यहाँ कुछ तो बड़ा अजीब और गलत हुआ है। तुम सब प्लीज मुझ पर यकीन करो। राहुल उन सभी को कपकपाती हुई आवाज में ये सब बता रहा था। सच तो ये था कि राहुल पूरी तरह से डरा हुआ था। उस कमरे में ठंडक बढ़ने लगी थी। उन सभी ने अपने शरीर पर खून जमता हुआ महसूस किया। तभी अचानक उस कमरे की लाइट ऑफ हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। ये लाइट्स क्यों ऑफ हो गई? राहुल, ऋषि, क्या हो गया? पूजा! तभी उन तीनों के कानों में पूजा की चीख टकराई। अजय, जो कि रात को अपने कमरे में बने हुए सर्कल में आंखें बंद करके बैठा हुआ था, उसने अपनी आंखें खोल दी और अपने आप से बोला, लगता है यक्षिणी के साथ वो भी आया है। पूजा की दर्दनाक चीख सुनकर राहुल, ऋषि और साक्षी बुरी तरह से घबरा गए। एक अनहोनी होने की आशंका ने उन तीनों को घेर लिया था। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से तीनों को आपस में देख पाना भी मुश्किल सा लग रहा था। तभी अचानक लाइट्स ऑन हो गई, मगर सामने का नजारा देखकर उन तीनों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उन तीनों ने देखा कि उनके सामने एक बेहद भयानक दिखने वाली स्त्री थी, जिसका चेहरा एकदम काला था। उसके दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसके भेड़ियों जैसे पंजों में पूजा का कटा हुआ सर था। वो उन तीनों को एक अजीब सी वहशी मुस्कान लिए उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तभी उस भयानक दिखने वाली स्त्री ने पूजा का कटा हुआ सर उनके सामने फेंक दिया। देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही पलों में वे भयानक दिखने वाली स्त्री एक बेहद सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई और राहुल को देखकर वो रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराने लगी। और उसको देखकर उन तीनों की हैरत का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि पेंटिंग वाली लड़की थी, जिसके बारे में राहुल ने कुछ देर पहले ही अपने दोस्तों को बताया था। राहुल ने कपकपाती हुई आवाज में उस स्त्री की ओर देखकर कहा, कौन हो तुम? यक्षिणी। लेकिन कुछ देर पहले तो तुम्हारा रूप बेहद भयानक था और तुमने हमारी दोस्त पूजा को इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया? राहुल की बात सुनकर यक्षिणी राहुल की ओर बहुत गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती जा रही थी, जिसे देखकर राहुल अपने आप को सम्मोहित सा महसूस करने लगा। यक्षिणी ने राहुल की ओर बहुत गौर से देखकर कहा, मेरा वो भयानक रूप तुम्हारे लिए नहीं था राहुल। तुम ही वो पहले इंसान हो जिसकी नजर इस बंगले की खूबसूरती पर नहीं बल्कि दीवार पर लगी हुई उस पेंटिंग की लड़की पर पड़ी। मैं उस वक्त भी तुम्हें देख रही थी, तुम्हारे पास मौजूद थी। आओ मेरे पास, आओ। मेरा शरीर तुम्हारे शरीर को स्पर्श करने के लिए तड़प रहा है। यक्षिणी की आवाज में एक अजीब सा जादू था और राहुल उस जादू में खुद को बंधा हुआ महसूस करने लगा। वो धीरे धीरे कदमों से यक्षिणी की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ यक्षिणी की सुंदरता को देखे जा रही थी। वो भूल चुका था कि कुछ क्षण पहले यक्षिणी ने अपने भयानक रूप में उसकी फ्रेंड पूजा को कितनी बेरहमी से मारकर उसका खून पी लिया था। राहुल को यक्षिणी की तरफ जाता देख ऋषि बुरी तरह से घबरा गया और चीख कर बोला, वहां मत जा राहुल, वो तुझे भी मार देगी। इसकी बात मत सुनो राहुल, आओ मेरे पास।
मैं जानती हूँ कि तुम मुझे छूने के लिए तड़प रहे हो। नहीं नहीं राहुल क्या कर रहे हो? राहुल राहुल अपने मत जा, कदम वापस राहुल। ले ले यार। राहुल नहीं, राहुल। आओ राहुल, जल्दी आओ और मुझे अपनी बाहों में भर लो। राहुल यक्षिणी की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे उसने ऋषि की आवाज ही नहीं सुनी हो। कुछ ही पलों में राहुल यक्षिणी के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया। यक्षिणी ने वासना भरी नजरों से देखकर राहुल को अपनी बाहों में भर लिया। और उसकी बाहों में आते ही राहुल को बड़ा अच्छा महसूस होने लगा। सच तो यह था कि उसकी रगों में वासना की लहर दौड़ने लगी थी। मगर कुछ ही क्षणों के बाद यक्षिणी का चेहरा बेहद भयानक हो गया। अचानक उसके सुंदर दांतों की जगह बड़े बड़े भेड़िए जैसे दांत उभर आए। और उसने बेहद फुर्ती से अपने भेड़िए जैसे दांत राहुल की गर्दन में काट दिए। कुछ ही पलों में वो राहुल के शरीर का सारा खून पी गई। राहुल एक दर्दनाक चीख के साथ वहीं तड़प कर गिर गया। ऋषि समझ चुका था कि अब उसकी और साक्षी की